Okay, so we are starting with section 9, that is levy and collection under GST. सेक्शन नंबर 7 में अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. सेक्शन नंबर 8 इज कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. सेक्शन नंबर 9 इज लेवी एंड कलेक्शन. उसमें से टोटल 5 सब सेक्शन है. सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5. उसमें से सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. जो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 246A पढ़ा था, वही आप लोग का यहाँ पे सेक्शन नंबर 9(1) बन जाता है. तो लेवी एंड कलेक्शन मेरे को क्या बोलता है, जीएसटी 9(1) के हिसाब से. अच्छा, पहली बात तो अच्छे से सुनना ना प्लीज. जीएसटी अपन ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 246 के अंदर. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा. इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी आएगा. तो ये जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर अपन पढ़ रहा है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. तो अगर अपन ने जो भी चैप्टर्स पढ़े सारे के सारे सीजीएसटी एक्ट वाले, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई एक चैप्टर मिलेगा जो आप लोग के लिए आईजीएसटी एक्ट में जाता है. तो अपार्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, जो भी आप लोग पढ़ोगे सब सीजीएसटी एक्ट के अंदर पढ़ोगे. तो अभी ये जो सेक्शन 9 भी अपन पढ़ने वाले वो सीजीएसटी एक्ट वाला पढ़ने वाला है. बट ये सेम सेक्शंस एसजीएसटी में भी एप्लीकेबल है, आईजीएसटी में भी एप्लीकेबल है, यूटीजीएसटी में भी एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई जो अपन ने सेक्शन 7 में पढ़ा, वो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई वापस से सीएस में, वापस से आईजीएसटी में डिफाइंड नहीं है. वापस सिर्फ ऐसा लिखा है, सप्लाई का मतलब ये है जो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बोला हुआ है. तो वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज फॉर सीजीएसटी एक्ट. इसके लिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 मेरे को बोलता है कि जो सीजीएसटी एप्लीकेबल है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे एप्लीकेबल है. रिपीट करेंगे प्लीज. सीजीएसटी एप्लीकेबल ऑन क्या बोला है, इंट्रा स्टेट सप्लाई. सर अगर आईजीएसटी में लेवी एंड कलेक्शन पढ़ेंगे तो आईजीएसटी एक्ट के अंदर लिखा है सेक्शन नंबर 5 में आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. अपन यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहा है तो इट इज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई. गवर्नमेंट बोलता है कि जो सीजीएसटी का रेट एप्लीकेबल होएगा वो मैक्सिमम 20% एप्लीकेबल है. सीजीएसटी का रेट मैक्सिमम 20 है तो एस का भी रेट मैक्सिमम 20 हो जाएगा और आई का रेट मैक्सिमम 40% हो जाएगा. तो जो सेक्शन 5 आईजीएसटी में है उधर रेट 40% दिया है, सी और एसजीएसटी में मैक्सिमम रेट 20% दिया हुआ है. तो 9 सेक्शन के हिसाब से सीजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आता है. इट इज एप्लीकेबल एट द रेट मैक्सिमम 20%. अब ये 20% किस पे अप्लाई करेंगे, तो 20% इज एप्लीकेबल ऑन वैल्यू. रिपीट करना, 20% इज एप्लीकेबल ऑन वैल्यू. तो अगर मैंने पेन 500 रुपए में बेचा तो 500 रुपए पे टैक्स आएगा. ये रेट 20% फ्लैट नहीं है, ये मैक्सिमम 20% है. तो 500 रुपए में पेन बेचा तो जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करने का है वो 500 रुपए पे करने का है. 300 में पेन बेचा तो 300 में आएगा, 100 में बेचा तो 100 में आएगा. तो रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल होता है वो वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल होता है और ऐसे वैल्यू को अपन बोलता है असेसेबल वैल्यू. क्या बोलता है, असेसेबल वैल्यू. तो रिपीट करना, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 सेम है जो अपन ने आर्टिकल नंबर 246A के अंदर पढ़ा था. सीजीएसटी इज एप्लीकेबल बोलना ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई. इट इज एप्लीकेबल एट द रेट मैक्सिमम 20% ऑन वैल्यू एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन. प्लीज बोलना, ऐसा एक प्रोडक्ट बोलो जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ना तो हो रहा है ना तो होने वाला है. तो एक ही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ना तो करंटली है ना तो फ्यूचर में होएगा. दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. रिपीट करेंगे, क्या बोला, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 बोलता है सीजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आएगा, मैक्सिमम 20% आएगा ऑफ वैल्यू लेने का, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एप्लीकेबल होने वाला नहीं है. सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 मेरे को बोलता है थोड़े प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल नहीं है बट वो फ्यूचर में एप्लीकेबल होने वाला है. इसका मतलब जीएसटी इज एप्लीकेबल फ्रॉम लेटर डेट. अरे अपने को आता है, क्या बोला, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन लेटर डेट. सर लेटर डेट कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा. जीएसटी काउंसिल ने 5 प्रोडक्ट को बोला हुआ है कि लेटर डेट से एप्लीकेबल होएगा. दैट इज, बोलो, क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट्स, नेचुरल गैस और एक क्या था, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ये मैंने सब जीएसटी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बता दिया है. तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है बट फ्रॉम अ लेटर डेट होने वाला है, करंटली एप्लीकेबल नहीं है. तो सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1
लेवी एंड कलेक्शन का मेरे को बोलता है सी एप्लीकेबल इंट्रा पे होएगा, मैक्सिमम 20% होएगा, 20% वैल्यू का लेने का, और एल्कोहल पे नहीं आने वाला है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बोलता है जीएसटी काउंसिल अगर बोलेगा तो 5 प्रोडक्ट पे नोटिफाइड डेट से रेट आएगा। 5 प्रोडक्ट कौन से हैं? क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट्स, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। प्लीज थोड़ा रिपीट करना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 तुम लोग को रीड करना पड़ेगा, प्लीज रीड करना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 तुम लोग को रीड करने का है, प्रॉपरली रीड करो ना प्लीज। Government on recommendation of the council by notification specify the category of supply of goods or services or both, tax on which is paid on reverse charge basis by the recipient। प्लीज याद रखना, 3 पॉइंट इसमें याद रखना। पहली बात तो नोटिफिकेशन आएगा तो ही ये सबसेक्शन एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ये जो सबसेक्शन है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड जो थर्ड पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन में बोला है टैक्स इज पेड बाय द रेसिपिएंट। तो नॉर्मली टैक्स कौन भरता है? सप्लायर भरता है। अगर तुम लोग ने क्लास में एडमिशन लिया तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन भरेगा? क्लासेस वाला भरेगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन भरेगा? रेस्टोरेंट वाला भरेगा। पेन खरीदा तो गवर्नमेंट को टैक्स पेन बेचने वाला भरेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, नॉर्मली जो टैक्स पेएबल होता है वो सप्लायर पे करता है। गवर्नमेंट बोलता है बट देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शन जहां से सप्लायर से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं है। तो अगर सप्लायर से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन में हम लोग रेसिपिएंट से टैक्स लेगा इंस्टेड ऑफ सप्लायर। रिपीट करेंगे, क्या बोला? टैक्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। तो वैसे ट्रांजैक्शन को अपन बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट डू रिमेंबर दैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब एप्लीकेबल होएगा 9(3) के अंदर, उसमें गुड्स पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, और वो नोटिफाइड होएगा तो ही एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर कमर्शियल कोचिंग में जो लेक्चर ले रहा हूं वो नोटिफाइड नहीं है, मतलब सप्लायर टैक्स भरेगा, रेसिपिएंट नहीं भरेगा। तो ओनली दोस थिंग विल बी कवर्ड अंडर आरसीएम व्हिच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, 3 चीजों पे तुम लोग को आगे समझेगा। 9(3) में नोटिफाइड पे आता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों नोटिफिकेशन में आ सकते हैं, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। अब 9(3) के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, कौन कौन से गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर, बराबर है। तो ये सेक्शन 23 करके अपन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन में, उधर लिखा है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो भी उसको टैक्स नहीं भरने का रहता है। तो बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑब्वियसली उन लोग पे टैक्स नहीं लेगा। बट देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर फार्म पे आता है, बट गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स लेने का है, बिकॉज वो कमर्शियल गुड्स है। तो अगर गवर्नमेंट को टैक्स लेने का है तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग ने वो प्रोडक्ट को टैक्सेबल तो बनाया है, बट ऐसे केस में फार्मर से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, रेसिपिएंट से टैक्स लिया है। सर कौन से गुड्स है? गवर्नमेंट मेरे को बोलता है टबैको लीफ, टेंडू लीफ एंड क्या बोला मैंने, कैशू नट्स। फर्स्ट इज टेंडू लीफ। टेंडू लीफ मतलब बीड़ी का रैपर, टबैको लीफ अपने को मालूम है, और कैशू नट्स अपने को मालूम है। तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इफ यू सी टबैको लीफ मैंने दिया है बिकॉज फार्मर जो कल्टीवेट करता है वो टबैको लीफ होता है, उससे प्रोसेस टबैको आगे बनता है, सिगरेट्स आगे बनती है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने टेंडू लीफ, टबैको लीफ या कैशू नट्स दिया है, कैशू नट्स रॉ फॉर्म में दिया है, पील करके दिया है, कैसे भी दिया होगा, हम लोग टैक्स एग्रीकल्चरलिस्ट से नहीं लेगा। सिमिलरली डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न है, रिपीट करना, क्या बोला, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न, तो सिल्क यार्न बनाने वाला, सेरीकल्चर इज वन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में आता है। तो कल्टीवेशन ऑफ सिल्क यार्न भी एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी ये 4 प्रोडक्ट बेचेगा, टेंडू लीफ, टबैको लीफ, कैशू नट्स, सिल्क यार्न, पहले 3 प्रोडक्ट एग्रीकल्चरलिस्ट बेचेगा, लास्ट वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बेचेगा। अगर इन लोग ने प्रोडक्ट बेचे हैं तो इन लोग के बदले टैक्स रजिस्टर्ड रेसिपिएंट भरेगा। कौन भरेगा? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। सर अगर रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है तो
अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं, मैं कैशू नट्स बेच रहा हूं, तुम लोग में से कैशू नट्स खरीद रहा है और तुम लोग भी अनरजिस्टर्ड है, तो तुम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, बिकॉज सेक्शन 24 मेरे को बोलता है कि अगर आरसीएम एप्लीकेबल है तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, अगर एग्रीकल्चरिस्ट से ये प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसी को टैक्स भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या क्या बोला, रिपीट करेंगे क्या? टेंडू लीफ, टबैको लीफ, कैशू नट्स, सिल्क यार्न, अगर ये 4 प्रोडक्ट एग्रीकल्चरिस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो इन दैट केस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। मतलब सर मैं कौन हूं? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं फार्मर से टबैको लीफ खरीदता हूं और आईटीसी को बेचता हूं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैंने फार्मर से टबैको खरीदा तो फार्मर के बदले मैं टैक्स भरूंगा, और मैंने आईटीसी वाले को टबैको बेचा तो ये मेरे वाले सप्लाई पे तो मैं खुद ही भरूंगा, इधर आरसीएम नहीं आएगा। आरसीएम तभी आएगा जब ये प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरिस्ट बेच रहा है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ये प्रोडक्ट बेच रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, वो खुद सप्लायर की तरह टैक्स भरेगा। सो ऑन दिस 4 प्रोडक्ट आरसीएम इज एप्लीकेबल, गुड्स की मैं बात कर रहा हूं। सिमिलरली गवर्नमेंट बोलता है कि अपन इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो जाता है। तो अगर रेलवे का 500 रुपए का टिकट का सेल है, सपोज पूरे साल में रेलवे ने 500 रुपीज का टिकट का सेल किया है, 500 रुपीज पे रेलवे को प्रॉफिट हुआ है 200 रुपीज का, 300 रुपया कॉस्ट था, 200 रुपया प्रॉफिट है। अगर ये 200 रुपया जो प्रॉफिट है, अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल किया ना, तो रेलवे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को ही पैसा देने वाला है। अगर डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल होएगा तो क्या होएगा, सुनो ना, अगर 500 रुपया रेलवे का सेल्स है, 300 रुपए का एक्सपेंस है, तो 200 रुपया जो प्रॉफिट है वो भी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही जाने वाला है। तो 200 रुपए का बाइफर्केशन करो, पहले 60 रुपया टैक्स की तरह गवर्नमेंट को दो और 140 रुपीज प्रॉफिट की तरह गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो अल्टीमेटली 200 रुपया गवर्नमेंट को ही मिलने वाला है, तो उसको टैक्स में और प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात आएगी, गवर्नमेंट की बात आएगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन लोग के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली उन लोग का टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स में ही जाता है। तो इस दैट केस बाइफरकेट करके कोई लॉजिक नहीं बनता है। सो अगर टैक्स नहीं भी भरोगे तो भी 200 रुपए का प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है, टैक्स भरोगे तो 60 और 140 की तरह जाएगा, बट अल्टीमेटली 200 ही जाने वाला है। However, as far as indirect tax is concerned, अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूं 500 रुपए का सेल ऑफ टिकट है, उसके ऊपर जीएसटी अगर 5% है, तो 25 रुपए का जो जीएसटी है वो 500 रुपए में से माइनस नहीं होता है ना। 25 रुपए का जीएसटी रेलवे वाला पैसेंजर से कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स में क्या हो रहा था, जो प्रॉफिट है उसी में से माइनस होके पैसा जा रहा था। तो पूरा प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को दो या टैक्स और प्रॉफिट डिवाइड करके दो, अल्टीमेटली इफेक्ट तो सेम ही है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो सेल्स होता है, सेल्स के ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, तो सेल्स का रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को जाएगा, जीएसटी का रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को जाएगा। इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स का हर एक प्रोविजन जो नॉन गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, वो गवर्नमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पर्सन का डेफिनेशन इंक्लूड गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। बट गवर्नमेंट बोलता है कि टैक्स एप्लीकेबल होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि टैक्स का लायबिलिटी कंप्लायंस हम लोग के लिए डिफिकल्ट है। रजिस्ट्रेशन लो, रिटर्न्स फाइल करो, पेमेंट ऑफ टैक्स मंथली बेसिस पे करो एंड सो एंड सो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जहां पे भी ट्राई किया है ना, हर एक जगह पे क्या बोला है, जहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे भी गवर्नमेंट का सर्विसेज या गुड्स टैक्सेबल है, हम लोग वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल कर देता है, और गवर्नमेंट के केस में सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो टैक्स भरता है। सो अगर गवर्नमेंट ने लॉटरी टिकट ऑर्गेनाइज किया है, से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लॉटरी टिकट ऑर्गेनाइज किया है, वो लॉटरी टिकट जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपने सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, तो गवर्नमेंट बोलता है कि टिकट सेल करने वाला गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, बट टैक्स विल बी पेड बाय प्लेविन। प्लेविन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटर या तो उन लोग का सेलिंग एजेंट जो भी होएगा, दे विल बी लायबल टू पे टैक्स इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। So in case of tendu leaf, in case of tobacco leaves, cashew nuts, silk yarn, if it is supplied by the agriculturist, tax will be paid by the recipient. If lottery ticket is sold by government,
देन टैक्स विल बी पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। सिमिलरली डिपार्टमेंट मेरे को क्या बोलता है, एक एचडीएफसी बैंक है और एक आईसीआईसीआई बैंक है। ये मैंने ऑलरेडी सेक्शन 7 के सर्कुलर्स में पढ़ा दिया होगा, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। आरबीआई ने हर एक बैंक को सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने के लिए बोला हुआ है। तो अगर एंटायर फाइनेंशियल ईयर में एचडीएफसी बैंक ने सपोज 1000 रुपए का लोन दिया है, तो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से सर्टेन परसेंटेज, सपोज मैं 10% अज्यूम कर रहा हूं, एक्चुअल रेट 10 नहीं है, तो 1000 रुपए का 10% मतलब 100 रुपीज का जो लोन है एचडीएफसी बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ता है। बीट एग्रीकल्चर लोन, बीट एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कुछ भी होएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर का लिस्ट आता है। अब एचडीएफसी बैंक ने 1000 रुपए के टोटल लोन में से 150 रुपीज का लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दिया, बट आईसीआईसीआई ने 1000 रुपए के लोन में से सिर्फ 80 रुपीज का लोन प्रायोरिटी सेक्टर को दिया। तो आईसीआईसीआई बैंक को 100 रुपीज का प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना चाहिए था, उन लोग ने सिर्फ 80 का दिया, मतलब 20 रुपीज का शॉर्टफॉल है। तो वो केस में आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को बोलता है कि जो तुम्हारे पास एक्सेस पीएस लोन है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, आप वो लोगों का लोन हम लोग को ट्रांसफर कर दो, हम लोग उसके लिए आपको कंसीडरेशन दे देगा। तो दो बैंक के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पे एक बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर का लोन दूसरे बैंक को ट्रांसफर करता है, उसको अपन बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। क्या बोला? प्रायोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग सर्टिफिकेट, पीएसएलसीज। यहाँ पे सप्लायर कौन है? एचडीएफसी बैंक, वो अपना सर्टिफिकेट दे रहा है। किसको सर्टिफिकेट दे रहा है? आईसीआईसीआई बैंक को। तो गवर्नमेंट बोलता है बैंकिंग चेन के अंदर आगे अपन सर्विस पढ़ेंगे, पीएसएलसी जो है वो गुड्स है, तो ट्रेडिंग इन पीएसएलसी गुड्स के डेफिनेशन में आता है, इसके लिए मैंने गुड्स के अंदर पढ़ाया। आगे जब सर्विसेज का आरसीएम में कराऊंगा तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे बैंकिंग सर्विसेज में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जब बैंकिंग चैनल में आरसीएम एप्लीकेबल है तो इधर भी आरसीएम एप्लीकेबल कर रहे हैं हम लोग, और पीएसएलसी पे रिसीविंग बैंक टैक्स पे करेगा। पीएसएलसी में ट्रेड करना इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्स रेट 12% एप्लीकेबल है, एंड टैक्स विल बी पेड बाय द रिसिपिएंट बैंक, दैट इज आरसीएम इज एप्लीकेबल। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं, बराबर है। सो मेरे को बोला ना प्लीज, लिस्ट ऑफ गुड्स नोटिफाइड, पहले तो सेक्शन नंबर 9(3) पढ़ रहे थे। 9(3) में मेरे को बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर टैक्स रेसिपिएंट भरेगा। तो उसमें से मैं गुड्स पढ़ा रहा हूं। गुड्स में मैंने 6 गुड्स अभी तक पढ़ा दिया है, टेंडू लीफ, टबैको लीफ, कैशू नट्स, सिल्क यार्न, देन लॉटरी टिकट और पीएसएलसीज, मैंने 6 गुड्स पढ़ा है। ओके, वापस से सेम लॉजिक है। गवर्नमेंट ने लॉटरी टिकट पे टैक्स क्यों नहीं भरा? बिकॉज गवर्नमेंट का सर्विसेज और गुड्स टैक्सेबल होता है, बट गवर्नमेंट कंप्लायंस अपने पास नहीं रखता है, बिकॉज कंप्लायंस इज पास्ड ऑन टू द अदर पर्सन ओनली फॉर गवर्नमेंट का बेनिफिट, बराबर है। अच्छा, उसमें भी पॉइंट्स है, थोड़े आगे आएंगे, बट अभी के लिए इतना समझना, गवर्नमेंट का कोई भी गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल होता है तो गवर्नमेंट ट्राई करता है उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल कर दे। आरसीएम एप्लीकेबल कर दे मतलब सामने वाला भरेगा। तो अभी ना बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का जीएसटी सपोज किसी ने नहीं भरा, किसी ने इनकम टैक्स नहीं भरा, या किसी ने इलीगल गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट वो सब में क्या होता है, जो गुड्स जो ट्रक, टेम्पो, कार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, अगर वो ऑफेंस होता है तो गवर्नमेंट वो जो कार है वो कॉन्फिस्केट कर लेता है। किसी ने जीएसटी का लाइबिलिटी पे नहीं किया तो गवर्नमेंट ने रिकवरी प्रोसीडिंग में उन लोग का एसेट सीज कर लिया, गुड्स सीज कर लिया। तो वो जब गवर्नमेंट तुम लोग का एसेट गुड्स सीज करता है तो गवर्नमेंट रिकवरी कैसे करता है? उसको बेच के रिकवरी करता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, किसी ने भी अगर यूज्ड मोटर व्हीकल बेचा, अगर कॉन्फिस्केटेड गुड्स बेचा, या अगर कोई भी ओल्ड या यूज्ड गुड्स बेचा, तो टैक्स कौन भरेगा? टैक्स रेसिपिएंट भरेगा जो गवर्नमेंट से खरीद रहा है, ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो अगर गवर्नमेंट ने यूज्ड, सब जगह पे तुम लोग देखोगे तो यूज्ड वर्ड है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने फ्रेश गुड्स बेचा है, मतलब सपोज गवर्नमेंट 100% कोई एक कंपनी को ओन करता है, अज्यूम करो ना, गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी को 100% ओन करता है और वो कंपनी अगर कुछ गुड्स बेचती है तो गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो केस में गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा। दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूज्ड गुड्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स,
ओल्ड और यूज्ड एंड वेस्ट एंड स्क्रैप, ये सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स की बात कर रहा है। अगर गवर्नमेंट कमर्शियली कोई फर्स्ट हैंड गुड्स बेच रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर गवर्नमेंट का 100% ओन कंपनी है और वो कंपनी ने कोई गुड्स बेचा है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली द केस व्हेन इट इज यूज्ड मोटर व्हीकल, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड, सेकेंड हैंड एंड वेस्ट एंड स्क्रैप। आई थिंक समझेगा। सो सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 बोलता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है गुड्स और सर्विसेज को जहां पे टैक्स रेसिपिएंट भरेगा। पहले वाले केस में एग्रीकल्चरलिस्ट से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए अपन ने किससे लिया? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट से। गवर्नमेंट जिधर भी आएगा नॉर्मली आरसीएम ही आएगा, तो गवर्नमेंट का लॉटरी और यूज गुड्स आरसीएम में आता है। बैंकिंग चैनल में बहुत सारा सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल है, तो पीएसएलसी भी गवर्नमेंट ने आरसीएम में टैक्सेबल बना दिया है। बट पीएसएलसी में ट्रेड करना सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसके लिए वो गुड्स के अंडर हेडिंग में आ रहा है। आई थिंक समझेगा। तो सेक्शन नंबर 9(1) सीजीएसटी इंट्रा स्टेट पे आएगा, मैक्सिमम 20% ऑफ अ वैल्यू एंड एल्कोहल पे नहीं आने वाला है। सेक्शन नंबर 9(2) 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लेटर डेट से आएगा। 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जहां पे गुड्स भी कवर्ड है, सर्विसेज भी कवर्ड है, प्रोवाइडेड वो नोटिफाइड होना चाहिए। अगर नोटिफाइड नहीं है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओके, इतना कॉपी करना ना प्लीज। टोटल 5 एरो आएगा, 9(4) भी आएगा, 9(5) भी आएगा, तो एक ही साइड पे 5 एरो आना चाहिए, वैसा कॉपी करना प्लीज। न्यू पेज पे रेड पेन से हेडिंग देना, सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन। सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन, लेवी एंड कलेक्शन। उधर से 5 पार्ट आएगा, पहले 3 पार्ट बोर्ड पे है, 4th और 5th पार्ट के लिए प्लीज जगह छोड़ना। जितना 9(3) में लिखा उतना 9(4) और 9(5) दोनों में उतना ही आएगा। तो जितना स्पेस 9(3) के लिए चाहिए उतना 9(4) और 9(5) के लिए लगेगा। और प्लीज एक कॉपी करना, जो लिखा है वो कॉपी करना, ऑब्वियसली ड्राइंग कॉपी नहीं कर पाओगे। NA is not applicable on alcoholic liquor for human consumption। HC जो लिखा है 9(1) में ह्यूमन कंजम्पशन है, ह्यूमन कंजम्पशन। आई थिंक कॉपी किया। ये कॉपी नहीं करना, ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बता रहा हूं, लिस्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम बता रहा हूं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम, टेक्स्ट बुक ओपन करना प्लीज और मार्किंग करना बराबर से, बराबर है। सो अपने पास टेक्स्ट बुक आप लोगों को मिला होगा लेवी एंड कलेक्शन चैप्टर में, लेवी एंड कलेक्शन चैप्टर में ये वाला पॉइंट पेज नंबर 5 पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड अंडर आरसीएम करके है, बराबर। ओके, प्लीज वो वाले पॉइंट पे जाना। ओके, आई एम ऑन पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे हूं मैं, 12 पेज नंबर 12, नोट नंबर 1 पढ़ रहा हूं सीधा मैं डायरेक्ट, ध्यान से सुनना ना। गवर्नमेंट बोलता है, अच्छा इसमें से ना आरसीएम का प्लीज समझना, जहां पे लॉजिक है मैं बताऊंगा, जहां पे लॉजिक नहीं है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। यूनिवर्सल लॉजिक जो आरसीएम का एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल लॉजिक, वो लॉजिक में प्लीज इतना याद रखना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो चैप्टर है, क्या बोला? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
उधर एक ही रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट पे बर्डन ट्रांसफर किया है, बिकॉज सप्लायर से टैक्स रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स भरेगा। तो अगर मैं तुम लोग को 100 रुपए का बिल बना के दे रहा हूं जिसके ऊपर रेट 12% है, तो मैं गवर्नमेंट को 12 रुपया भरूंगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मेरे बदले सामने वाला 12 रुपया गवर्नमेंट को भरेगा। तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आरसीएम एप्लीकेबल किया है बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है कि सप्लायर से टैक्स रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग रेसिपिएंट पे बर्डन डालेगा। बेसिकली सप्लायर स्मॉल एंटिटी होता है, रेसिपिएंट लार्ज एंटिटी होता है नॉर्मली, तो गवर्नमेंट बोलता है आरसीएम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डाला हुआ है। अब इसमें थोड़े बहुत रीजन, मतलब फर्स्ट रीजन इज सप्लायर से रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने रेसिपिएंट से लिया है। सेकेंड रीजन इज देयर आर मेनी सर्विसेज जो सर्विस टैक्स में आरसीएम में कवर था, तो गवर्नमेंट ने उसको जीएसटी में भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो सर्विस टैक्स में अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, तो अगर मैं जो सर्विस दे रहा हूं, सपोज सर्विस टैक्स में आरसीएम एप्लीकेबल था, तो मेरे बदले टैक्स तुम लोग भरता था। अभी जब जीएसटी आ गया और मेरे ऊपर बर्डन डाल दिया, तो मैं ऑब्जेक्शन करेगा कि पहले वाले लॉ में तो टैक्स सामने वाला भरता था, तो अभी न्यू लॉ में आपने मेरे ऊपर बर्डन पास ऑन क्यों कर दिया? तो गवर्नमेंट बोलता है देयर आर 3-4 सर्विसेज जो सर्विस टैक्स से लेके अभी तक कैरी फॉरवर्ड, मतलब देयर आर मेनी सर्विसेज, उसमें से 3-4 मेन सर्विसेज है जो सर्विस टैक्स से जीएसटी में हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया है। उसमें से एक मेन सर्विसेज है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट का सर्विसेज। नॉर्मली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो रोड से गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है और जिसको कंसाइनमेंट नोट इश्यू करना मैंडेटरी होता है। तो नॉर्मली ये रजिस्टर्ड होता है विद स्टेट, तो अगर ये स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है और इसने अगर कंसाइनमेंट नोट इशू किया है, तो ऐसे एजेंट को अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट बोलता है। अब जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, तो गवर्नमेंट ने इन लोग को सर्विस टैक्स के अंदर रेट ऑफ टैक्स 5% में कवर किया हुआ था। मतलब जब इन लोग सप्लाई करेगा, तो मैंने अगर तुम लोग के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट किया और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने तुम लोग से 100 रुपया लिया, तो मैं 100 रुपया अगर तुम लोग से ले रहा हूं, तो 100 रुपए के ऊपर 5% सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था एट अ लोअर रेट। जब भी लोअर रेट एप्लीकेबल होता है ना, तो आईटीसी कभी नहीं मिलता है। मतलब मैं अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट हूं, मैंने कोई सर्विसेज लिया या मैंने कोई गुड्स लिया, तो मेरे को उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, बिकॉज मेरे पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो 5% है, प्लस उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी एप्लीकेबल है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल मतलब क्या? मेरे बदले टैक्स सामने वाला भरेगा। तो पहली बात तो रेट ऑफ टैक्स 5% है, दूसरी बात आरसीएम एप्लीकेबल है, तो टैक्स भी सामने वाला भरेगा। तो देयर आर मेनी 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 गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट जो एक बड़ी एंटिटी है, लार्ज स्केल एंटिटी है, जिन लोग बोलता है कि सर हम लोग को डिसएडवांटेज है, आपने रेट ऑफ टैक्स तो 5% करके रखा हुआ है, तो वो रेट ऑफ टैक्स लोअर है, वो समझा, बट आईटीसी नहीं मिलता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोग को आईटीसी अवेल करने का है, बिकॉज वो उन लोग के लिए बेनिफिशियल होएगा। और उन लोग बोलता है कि सर हम लोग को कंप्लायंस करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को क्या था कि जो ट्रक के बिजनेस में उन लोग को कंप्लायंस करना डिफिकल्ट है, तो आपने आरसीएम में सामने वाले पे टैक्स का बर्डन डाल दिया। बट हम लोग का बिजनेस इतना लार्ज स्केल पे है कि हम लोग कंप्लायंस कर सकता है, हम लोग नॉर्मल टैक्स भी लेना चाहता है, बट हम लोग को आईटीसी दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है? जीटीए के साथ गवर्नमेंट ने बोला कि अभी से तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम लोग टैक्स 12% पे करो, या तो तुम लोग टैक्स 5% पे करो। बराबर? अगर तुम लोग टैक्स 12% पे करोगे, तो तुम लोग को आईटीसी मिलेगा और तुम लोग को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा, मतलब तुम लोग को खुद को टैक्स भरने का है। बट अगर कोई ट्रांसपोर्टर को इससे प्रॉब्लम है, तो आप 5% रेट ऑफ टैक्स का स्कीम अप्लाई करो। अगर 5% रेट ऑफ टैक्स अगर तुम लोग पे करता है, तो तुम लोग को पे नहीं करने का है, आरसीएम में सामने वाला पे करेगा, और तुम लोग ने जो परचेस किया उसके ऊपर तुम लोग को आईटीसी मिलने वाला नहीं है। तो देयर आर 2 पार्टीज, ट्रांसपोर्टर है, सामने मेरा कस्टमर है, और मैंने कुछ परचेस किया। तो अगर मैं कस्टमर पे बोल रहा हूं कि मेरे को 5% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, तो मैं जो परचेस करूंगा मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मेरा जो 5% टैक्स है वो सामने वाला पे करेगा, और सामने वाले के लिए ये सर्विसेज परचेज है ना, तो सामने वाला वो टैक्स का आईटीसी ले सकता है। ट्रक वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा, सामने वाला 5% टैक्स पे करेगा और सामने वाला आईटीसी उसका ले लेगा।
अगर मैं ट्रक वाला हूं, मुझे परचेज पे आईटीसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं टैक्स 12% पे करूंगा। टैक्स 12% पे करने के बाद मैं क्या करूंगा, आईटीसी अवेल करूंगा और मैं सामने वाले से टैक्स 12% रिकवर करूंगा और गवर्नमेंट को पैसा दूंगा, और सामने वाले का कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उसको 12% पूरे का आईटीसी मिल जाएगा। सो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है तो ही हैव टू ऑप्शन, वन ही कैन पे टैक्स एट 12% और ही कैन पे टैक्स एट 5%। 12% पे आईटीसी मिलेगा, 5% पे करेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% में खुद को टैक्स भरना पड़ेगा और 5% में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला टैक्स भरेगा। आई थिंक समझता है मैं क्या बोल रहा हूं। सो फर्स्ट सर्विसेज जो कवर्ड है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट का सर्विस कवर्ड है। ओके, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट किस किस को सर्विस देगा? अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट फैक्ट्री को सर्विस दे रहा है, फैक्ट्री, तो अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे को एक कोई इंडस्ट्री वाले ने बोला कि मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का है, तो फैक्ट्री वाला रजिस्टर्ड होएगा या अनरजिस्टर्ड होएगा, टैक्स उसी को भरने का है। अगर मैंने सर्विस दिया और सामने जो कस्टमर है वो एक सोसाइटी है जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो टैक्स सोसाइटी भरेगी, जीटीए नहीं भरेगा। अगर वो 5% वाला ऑप्शन लेता है तो एरो देखो ना 5% के नीचे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जीटीए ने सर्विसेज दिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स भरेगा। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दिया तो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी टैक्स भरेगा। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को दिया तो पार्टनरशिप फर्म टैक्स भरेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दिया तो कैजुअल टैक्स, मतलब यार हर एक केस में कौन टैक्स भरने वाला है? रेसिपिएंट। प्लीज रिपीट करो ना, पहला क्या था? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये 6 केस में मैं जीटीए हूं, सामने वाला अगर कंपनी है तो सामने वाला आदमी टैक्स भरेगा, रजिस्टर्ड है सामने वाला तो भी वही टैक्स भरेगा, अनरजिस्टर्ड है तो भी वही टैक्स भरेगा। तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बट टैक्स तो उसको ही भरना पड़ेगा। हाउएवर ये पूरे चेन में इंडिविजुअल नहीं आता है। तो अगर सपोज मैं हूं जीटीए जो रेट 5% ले रहा है, सामने जो है वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड अगर पर्सन है, अगर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है तो वही भरेगा। तो अज्यूम करो ना तुम लोग मिस्टर ए हो, तुम लोग ने जीटीए से सर्विस लिया और तुम लोग रजिस्टर्ड हो, तो तुम लोग को टैक्स भरना ही पड़ेगा। बट अगर तुम लोग अनरजिस्टर्ड हो, तो अगर इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है तो उस पर गवर्नमेंट जबरदस्ती लाइबिलिटी नहीं डाल सकता है। सो अगर इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है तो ये आरसीएम वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होएगा। तो अगर कोई भी अदर पर्सन रजिस्टर्ड होएगा तो जीटीए के बदले रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। बट अगर फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है तो फैक्ट्री भरेगा, बॉडी कॉर्पोरेट अनरजिस्टर्ड है तो बॉडी कॉर्पोरेट भरेगा। बट इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ रजिस्टर्ड है तो आरसीएम एप्लीकेबल होएगा, अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, ट्रक वाले को टैक्स भरने का है। आगे चैप्टर में अपन एक पढ़ेंगे, इन लोग को गवर्नमेंट ने नॉर्मली एग्जेम्प्ट कर दिया है। नॉर्मली क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट। बट अभी के लिए सिर्फ याद रखना कि अगर जीटीए ने 12% वाला स्कीम ऑप्ट किया है तो खुद टैक्स भरेगा, जीटीए ने 5% वाला स्कीम ऑप्ट किया है तो अपन चेक करेंगे रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट फैक्ट्री है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पार्टनरशिप फर्म है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है तो सामने वाला भरेगा। बट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स जीटीए खुद भरेगा, वो एग्जेम्पशन में आता है। बट अभी के लिए याद रखना उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। आई थिंक समझेगा। सो तुम लोग का जो फर्स्ट सर्विसेज था रिवर्स चार्ज में ये वाला, उसमें मैंने बताया कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, सेकंड और लास्ट वाला कॉलम देखो ना। सप्लायर कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी 6%। सीजीएसटी 6 मतलब एसबी 6 हो गया ना, तो इसलिए मैंने 12% लिखा है। मतलब जीटीए अगर 12% पे टैक्स नहीं भर रहा है तो आरसीएम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कभी आरसीएम आएगा, बाजू में देखो ना, एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होएगा या नहीं होएगा, फैक्ट्री को ही टैक्स भरने का है। सोसाइटी, उसके बाद पॉइंट नंबर सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉइंट नंबर डी बोलता है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ऊपर पढ़ोगे तो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट था, जीएसटी नहीं था। तो अगर कोई भी आदमी, मतलब ये डी पॉइंट इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर ई बॉडी कॉर्पोरेट, पॉइंट नंबर एफ पार्टनरशिप फर्म, पॉइंट नंबर जी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये सब में टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा। बट इंडिविजुअल के केस में अगर इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है, एचयूएफ अनरजिस्टर्ड है, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा।
सिमिलरली अब पॉइंट नंबर डी पढ़ो ना प्लीज, पॉइंट नंबर डी, any person registered under CGST SGST. If you read this entire column, body corporate है, पार्टनरशिप फर्म है, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर बाद में आप लोग का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है एंड सो ऑन, जो भी है। इधर कहीं पे भी गवर्नमेंट नहीं लिखा है, तो अगर दिमाग लगाते हो तो सोच के बोलना ना, गवर्नमेंट खुद के सर्विसेज पे भी आरसीएम एप्लीकेबल कर देता है। तो अगर गवर्नमेंट का कोई सप्लाई टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट खुद अपने सप्लाई पे टैक्स नहीं भरता, रिवर्स चार्ज में सामने वाले से लेता है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर हम लोग ने जीटीए से सर्विस लिया तो फिर हम लोग क्यों दूसरे का टैक्स भरेगा। जब हम लोग हमारा जो बर्डन है वो दूसरे पे पास ऑन करता है, तो दूसरे का बर्डन हम लोग तो लेने से रहा। तो अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो क्लॉज नंबर डी के हिसाब से अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट ने जीटीए से सर्विसेज लिया तो आरसीएम में गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट बोलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। क्या एप्लीकेबल होता है? टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट का बाकी सब सप्लाई टैक्सेबल अज्यूम करो ना नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को टीडीएस कट करने के लिए रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में ओके, फर्स्ट कॉलम में जो बोल्ड से लिखा है देखो ना, आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस। फिर डायरेक्टली पॉइंट नंबर ए पे जंप करना, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर बी लोकल अथॉरिटी, पॉइंट नंबर डी गवर्नमेंट एजेंसी। इनडायरेक्ट टैक्स में टीडीएस सिर्फ ये 3 एंटिटी को ही एप्लीकेबल है, नॉर्मल पेयर पेई पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। जैसे इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर नॉर्मल पेयर पेई को टीडीएस एप्लीकेबल होता है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। टीडीएस का प्रोविजन सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग्स पे ही एप्लीकेबल है। तो अगर सपोज एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जिसने टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है और उसने जीटीए से अगर सर्विसेज लिया है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होएगा, बिकॉज गवर्नमेंट खुद टैक्स कभी नहीं भरने वाला यार। इन लोग के लिए एग्जेम्पशन है एक, वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आरसीएम का कॉन्सेप्ट समझना। आरसीएम इज एप्लीकेबल फॉर जीटीए सर्विसेज। हाउएवर अगर जीटीए ने सर्विसेज इंडिविजुअल एचयूएफ गवर्नमेंट को दिया है जो अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम नहीं आएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ गवर्नमेंट है जो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम आएगा। बट अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है तो आरसीएम आने वाला नहीं है। जीटीए को खुद को टैक्स भरना पड़ेगा अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जीटीए सर्विसेज आरसीएम में कवर्ड है या नहीं है? इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम ओनली व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इज 5%। अगर रेट ऑफ टैक्स 12% है तो टैक्स जीटीए खुद भरेगा और आईटीसी लेगा। 5% है तो टैक्स सामने वाला भरेगा और जीटीए को आईटीसी मिलने वाला नहीं है। बट अगर सामने वाला रजिस्ट्रेशन इसलिए लिया है बिकॉज वो टीडीएस में आता है, तो इन दैट केस आप लोग को खुद को या जीटीए को टैक्स भरने का है, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर है, बराबर है। सो दैट इज योर फर्स्ट सर्विसेज, जीटीए सर्विसेज। ओके, नाउ व्हाट आर द अदर सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम? ओके, अभी समझना ना, लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट बोलता है 2 जन दे सकता है, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है और एक एडवोकेट्स देते हैं। एडवोकेट्स में लीगल सर्विसेज एडवोकेट देगा, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट देगा या सीनियर एडवोकेट देगा, कोई भी देने दो। याद रखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। इन लोग ने अगर सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया, बराबर है, किसको दिया? बिजनेस एंटिटी। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है जहां पे एग्जेम्पशन का लिस्ट दिया है। एग्जेम्प्ट लिस्ट में क्या बोला है मालूम है क्या? अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, तीनों में से कोई भी अगर सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को देता है तो एग्जेम्प्ट ही है। मतलब अगर तुम लोग का कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है और तुम लोग सपोज कोई भी नॉन बिजनेस एंटिटी, मतलब समझता है कि जिसका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो अगर सपोज मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मेरे बॉस ने मुझे सैलरी देने से मना कर दिया, मैंने उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स अप्लाई कर दिया, एडवोकेट मेरे से फीस ले रहा है, तो मैं नॉन बिजनेस एंटिटी हूं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट ही है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/2017।
तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है और वो सर्विसेज के ऊपर नॉन बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट है तो एग्जेम्प्ट ही है, वो नोटिफिकेशन 12 में दिया हुआ है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो बिजनेस एंटिटी में गवर्नमेंट बोलता है दो पार्ट है, ऐसे बिजनेस एंटिटी जिन लोग का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, या तो ऐसे बिजनेस एंटिटी जिन लोग का टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है। 20 लाख मतलब रजिस्ट्रेशन लिमिट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख भी हो सकता है, गुड्स में 40 लाख भी हो सकता है, वो सब कॉन्सेप्ट अभी मत पढ़ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं प्लीज सुनना यार, 3 एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज अच्छे से याद रखना। 3 एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1, तुम लोग खुद अगर तुम लोग लॉयर से सर्विसेज ले रहे हो, तुम लोग अनरजिस्टर्ड, तुम लोग नॉन बिजनेस एंटिटी हो तो एग्जेम्प्ट हो गया। एडवोकेट तुम लोग को जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा तो ना तो एडवोकेट टैक्स पे करेगा ना तुम लोग पे करोगे। तो पहला सर्विसेज एडवोकेट ने तुम लोग को दिया। दूसरा सर्विसेज एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को दिया। बिजनेस एंटिटी मतलब मैं और जो क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूं वो बिजनेस एंटिटी मतलब एक तो मैं खुद, या तो मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो क्लासेस वाला बिजनेस एंटिटी हो सकता है। मेरा टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, क्लासेस में जो मैं पढ़ा रहा हूं उन लोग का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। सपोज मेरा पैसा क्लासेस वालों ने देने से मना कर दिया तो मैंने एडवोकेट को हायर किया, मैंने बोला मेरा अमाउंट ड्यू है, बट उन लोग ने दिया नहीं। क्लासेस वालों ने भी एडवोकेट को हायर किया, बोला नीरज को कोई अमाउंट ड्यू ही नहीं है। तो अब हम लोग का केस फाइट करने के लिए एडवोकेट हम लोग को बिल बना के देगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय से आप लोग ने कोई जीएसटी नहीं लिया, मतलब एडवोकेट सैलरी वाले को सर्विस दे रहा है तो जीएसटी नहीं आता है, स्टूडेंट लोग को सर्विस दिया तो जीएसटी नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट मेरे ऊपर भी तो जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं बिजनेसमैन हूं मतलब मेरे पे टैक्स आएगा, ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये एग्जेम्पशन बायस्ड नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो एडवोकेट ने जिसने नीरज को सर्विस दिया वो भी एग्जेम्प्ट है। मतलब बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू 20 लाख वो भी एग्जेम्पशन में आ जाता है। यार ये एंट्री 2 मिनट का है, मैं इसको इलॉबरेट कर रहा हूं तो प्लीज ध्यान से सुनना, मैं एग्जेम्पशन चैप्टर में वापस से नहीं बताऊंगा। सर्विसेज कौन दे रहा है? एडवोकेट। किसको दे रहा है? तुम लोग को। तो अगर एडवोकेट ने तुम लोग को सर्विस दिया तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होएगा बिकॉज वो एग्जेम्प्ट ही है। एडवोकेट ने अगर नीरज को सर्विस दिया, ये बिजनेस एंटिटी है बट ये रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो गया बिकॉज लॉ शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। बट अगर बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो गवर्नमेंट बोलता है उन लोग को जब एडवोकेट सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल सर्विस है। तो सर ये तो लॉ बायस्ड हो गया, बिजनेस एंटिटी बोलेगा कि बड़ा बिजनेस करना तो इंडिया में फिर एक क्राइम जैसा हो गया, मतलब तुम लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि बिजनेस एंटिटी अगर तेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो तू जब सर्विस ले रहा है तो तेरे बिजनेस से रिलेटेड ले रहा है, तू जीएसटी भरता है तो उसके ऊपर टैक्स आ भी गया तो तेरे को आईटीसी तो मिल ही जाएगा। तो अगर तुझे आईटीसी मिल रहा है तो तेरे ऊपर कोई बर्डन ऑफ टैक्स नहीं आता है, इसके लिए हम लोग तेरे को सर्विसेज देने पे टैक्स लगा रहे हैं। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट ने अगर सर्विसेज दिया तो वो एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज सिर्फ तभी टैक्सेबल होता है जब वो सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को मिलता है जिन लोग का टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर है। अब वो बिजनेस एंटिटी तुम लोग सोचो ना, मैं एडवोकेट हूं, मैं तुम लोग को सर्विस दूंगा एग्जेम्प्ट, फार्मर को दूंगा एग्जेम्प्ट, किसी को भी दूंगा तो एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी को दूंगा उसमें भी 20 लाख के ऊपर है तो टैक्सेबल नहीं, तो टैक्सेबल नहीं। तो मेरा तो मेजॉरिटी सर्विस एग्जेम्प्ट हो गया, सिर्फ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन पे टैक्स आने वाला है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो बिजनेस एंटिटी को तूने सर्विस दी है अगर वो सर्विसेज टैक्सेबल है तो बिजनेस एंटिटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो जब खुद का टैक्स भरेगा तब तेरे बिहाफ पे भी टैक्स भर देगा, तो तेरे को कंप्लाई करने का जरूरत नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं एडवोकेट हूं तो मेरे हिसाब से तो मेरा सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, जो टैक्सेबल है उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन करवाने का ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन सामने वाला करवाएगा जो बिजनेस एंटिटी है टर्नओवर मोर देन 20 लाख। तो अगर तुम लोग थियरी पढ़ोगे ना बुक में, इफ यू स्टडी थियरी, तो यहां पे देखो ना क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट मतलब जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का टाइटल दिया है, और अ फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लीगल सर्विसेज क्या छोड़ दो, लास्ट कॉलम पे जाओ, लास्ट कॉलम।
business entity located in taxable territory, business entity being a litigant, applicant or petitioner located in taxable territory will be deemed recipient और उसको टैक्स भरना पड़ेगा. बट प्लीज रिमेंबर, अगर एडवोकेट ये सब ने नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है, और बिजनेस एंटिटी भी तभी टैक्सेबल है जब टर्नओवर मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट है. वो ये वाले सेक्शन 9(3) के नोटिफिकेशन में नहीं है, एग्जेम्पशन अलग से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ाया है कि अगर एडवोकेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम में बिजनेस एंटिटी टैक्स भरेगा. बट प्लीज रिमेंबर, ये वही बिजनेस एंटिटी भरेगा जिसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड करता है. अगर नॉन बिजनेस है या टर्नओवर लेस देन 20 लाख है तो वो एग्जेम्प्ट ही है. तो इफ यू वांट यू कैन राइट इन द टेक्स्ट बुक में तुम लोग लिख सकता है, वो जो बिजनेस एंटिटी वाला लास्ट कॉलम है उधर लिखना आरसीएम ओनली व्हेन टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी, आरसीएम ओनली व्हेन टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी exceed the specified limit, say 20 lakh, exceed the specified limit, say rupees 20 lakhs. आई थिंक समझेगा मैंने क्या बोला. सो गुड्स में टेंडू लीफ, टबैको लीफ, कैशू नट्स, सिल्क यार्न, रिपीट करो ना, टेंडू लीफ, टबैको लीफ, कैशू नट्स, सिल्क यार्न, लॉटरी टिकट्स, पीएसएलसी, और गवर्नमेंट ने अगर यूज गुड्स भेजा है तो आरसीएम एप्लीकेबल है. सर्विसेज में जीटीए में आरसीएम एप्लीकेबल है, लीगल सर्विसेज में आरसीएम एप्लीकेबल है. लॉजिक से पढ़ना, जीटीए में अगर रेट ऑफ टैक्स 5% है तो आरसीएम है, नहीं तो नहीं है. और जीटीए में आरसीएम तभी है जब या तो फैक्ट्री, या तो बॉडी कॉर्पोरेट, या तो सोसाइटी, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, या पार्टनरशिप फर्म, या कैजुअल टैक्सेबल है. ये 6 लोगों पे तो हमेशा आरसीएम आएगा. बाकी जो बचे इंडिविजुअल, एचयूएफ और गवर्नमेंट, इन लोग अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम आएगा, नहीं तो आरसीएम नहीं आएगा. गवर्नमेंट ने भी अगर सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है तो आरसीएम आने वाला नहीं है. सो दैट इज जीटीए सर्विसेज. सेकेंड पॉइंट मेरे को बोला है लीगल सर्विसेज. अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट ने सर्विसेज दिया है और बिजनेस एंटिटी को दिया है तो आरसीएम आएगा, नहीं तो आरसीएम नहीं आएगा, और वैसे भी वो एग्जेम्पशन कैटेगरी में ही चले जाता है. आई थिंक समझेगा, बराबर है. ये वाला पॉइंट एक बार छोड़ रहा हूं मैं. स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट मैंने इग्नोर किया, 10 मिनट बाद, मतलब एंड ऑफ द चैप्टर में स्पॉन्सरशिप आ जाएगा, वो छोटा सा ही है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, पॉइंट नंबर 5 पे हूं मैं. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, इन लोग का जो सर्विसेज है वो आरसीएम में आएगा या नहीं आएगा, तो वो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि उन लोग का सर्विसेज और गुड्स भी नॉर्मली आरसीएम में ही आता है. तो ट्रांजैक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, एवरी ट्रांजैक्शन इज नॉर्मली कवर्ड अंडर आरसीएम. बराबर है. एवरी मतलब बहुत माइनर है जहां पर उन लोग खुद टैक्स भरता है, बिकॉज गवर्नमेंट खुद कभी कंप्लायंस नहीं करेगा. सो प्लीज एक बार मैं रीड करने के लिए टाइम दे रहा हूं, रीड करना ना. पॉइंट नंबर 5 रीड करना, पॉइंट नंबर 5. टेक्स्ट बुक से पढ़ो ना, अपने पास टेक्स्ट बुक तुम लोगों को मिल गया होगा, तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना. पॉइंट नंबर 5 रीड करना पूरा कंप्लीटली. पॉइंट नंबर 5 ओनली, 5A, 5B, 5C ये सब मत पढ़ना, जस्ट रीड पॉइंट नंबर 5. जो ऊपर वाला पॉइंट था उसमें गुड्स से रिलेटेड था. तो गवर्नमेंट गुड्स बेचेगा तो आरसीएम आता है या नहीं आता है? लॉटरी पे हमेशा आरसीएम आता है. और नॉर्मल गुड्स में अगर यूज्ड मोटर व्हीकल, कॉन्फिस्केटेड या सीज गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप बेचा तो आरसीएम आए. तो गवर्नमेंट ने अगर गुड्स बेचा है, फॉर एग्जांपल रेलवे इज सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, अपने इंडियन रेलवे ने सपोज कोई वेस्ट एंड स्क्रैप की तरह मेटल बेचा, तो रेलवे का जो लाइंस होता है वो वेस्ट एंड स्क्रैप की तरह, मेटल स्क्रैप की तरह हम लोग ने बेचा, तो जो रेलवे से वो स्क्रैप खरीदेगा ना, वो टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम. जो स्क्रैप खरीदेगा वो टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम. बराबर. तो गुड्स में 2 पॉइंट था, एक तो यूज गुड्स वाला पॉइंट था और एक लॉटरी वाला पॉइंट था. सर्विसेज में गवर्नमेंट क्या बोलता है, अभी ये सब है ना बहुत
एग्जेम्पशन से रिलेटेड है तो प्लीज बराबर से पढ़ना, नहीं तो नहीं समझेगा, रीजन नहीं समझेगा तो रट्टा मार के कोई याद नहीं रख पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, इन लोग जब सर्विस देता है तो गवर्नमेंट बोलता है वो सर्विसेज टैक्सेबल है या नहीं, पहले तो वो क्वेश्चन है। जीएसटी एप्लीकेबल है बट वेदर दे आर टैक्सेबल और वेदर दे आर एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट बोलता है जो हम लोग सर्विस देता है ना, वो हम लोग पब्लिक को सर्विस देता है एज अ पब्लिक अथॉरिटी। तो अगर हम लोग ने गवर्नमेंट बोलता है कि पब्लिक के लिए कुछ काम किया है तो हम लोग कभी टैक्स नहीं लेगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन में जाएगा। बट अगर हम लोग ने कोई ऐसा एक्टिविटी अंडरटेक किया है जो प्राइवेट एंटिटीज भी अंडरटेक करता है, तो अगर प्राइवेट एंटिटी टैक्स भरेगा तो गवर्नमेंट भी टैक्स भरेगा। गवर्नमेंट पे टैक्स आने वाला है, नहीं आने वाला है, आने वाला है। बट गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग अगर पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग कोई जीएसटी नहीं लेता है, हम लोग एग्जेम्पशन में डाल देता है। बट अगर हम लोग ने कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया है जो प्राइवेट एंटिटी और गवर्नमेंट इन कॉमन प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट भी टैक्स भरेगा और प्राइवेट एंटिटी भी टैक्स भरेगा। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर हम लोगों ने सर्विसेज दिया है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बराबर है, प्लीज अच्छे से पढ़ना। तो जब भी गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, फॉर एग्जांपल एक वेकेंट लैंड है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है और एक वेकेंट लैंड है जो नीरज का है, बराबर है। तो अज्यूम करो ना, मलाड में एक बड़ी सी जमीन है, आधी स्टेट गवर्नमेंट की है, आधी नीरज की है। अब ये जो जमीन है इसके बाजू में एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल ओपन हुआ। वो जो शॉपिंग मॉल वाला है उसके पास कार पार्किंग का स्पेस नहीं था, तो उसने मेरे से और उसने गवर्नमेंट से दोनों से बात किया, बोला कि आप लोग का लैंड भाड़े पे दे दो, मैं भाड़े पे लूंगा और मैं कार पार्किंग के लिए उसको लेट आउट करूंगा। तो मैंने अपना प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया, गवर्नमेंट ने भी अपना प्रॉपर्टी दिया। तो अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट भाड़े पे देगा तो भी वो टैक्सेबल सर्विस है, नॉन गवर्नमेंट भाड़े पे देगा तो भी वो टैक्सेबल सर्विस है। अब जब गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज पे टैक्स ले रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम लोग टैक्स खुद नहीं भरेगा। क्या बोला? हम लोग टैक्स खुद नहीं भरेगा। तो अगर ओबरॉय रियलिटीज ने मॉल बनाया, नीरज ने अगर अपना लैंड भाड़े पे दिया तो नीरज सप्लायर है, नीरज खुद टैक्स भरेगा। बट गवर्नमेंट ने अगर सेम लैंड ओबरॉय वाले को भाड़े पे दिया तो टैक्स गवर्नमेंट नहीं भरेगा, ओबरॉय भरेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया है तो पहली बात तो सर्विसेज टैक्सेबल है, टैक्सेबल में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल, बराबर है। सिमिलरली अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि अगर तुम लोग को स्पीड पोस्ट करने का है तो तुम लोग फेडेक्स वाले के पास गया, फेडेक्स वाले ने तुम लोग को बोला सर स्पीड पोस्ट का 100 रुपया प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल से 18%। तुम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको बोला स्पीड पोस्ट करने का है तो वो बोलता है सर 100 रुपया विद नो जीएसटी, अज्यूम करो विद नो जीएसटी। तो फेडेक्स वाला सेम सर्विसेज के लिए 100 रुपया ले रहा है, गवर्नमेंट वाला भी 100 रुपया ले रहा है। बट अगर गवर्नमेंट वाला जीएसटी नहीं लेगा तो जनरल पब्लिक के लिए तो गवर्नमेंट का सर्विस फ्री हो गया, चीप हो गया, सॉरी। तो गवर्नमेंट को फेडेक्स वाला बोलता है सर ऐसे तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, जहां पे गवर्नमेंट एंटिटी को एडवांटेज है, हम लोग को डिसएडवांटेज है। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई सर्विस देता है तो हम लोग उसको टैक्सेबल बनाएगा। तो इफ इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो इट इज टैक्सेबल। मैं अभी तक ये बता रहा हूं कि कौन कौन सा सर्विसेज गवर्नमेंट का टैक्सेबल है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट कर रहा है तो टैक्सेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। बट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो बोलता है कि सर हम लोग पे टैक्स क्यों लिया। क्या बोला? क्यों लिया? तो गवर्नमेंट ने बोला कि फेडेक्स वाले पे टैक्स आएगा तो तुम लोग को भी टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो ये अनफेयर ट्रेड हो जाएगा। तो अगर फेडेक्स वाला टैक्स भर रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी भरेगा। बट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बोलता है कि सर हम लोग का सब सर्विसेज कॉमन नहीं है, सिर्फ 4 सर्विसेज है जो हम लोग देता है और प्राइवेट एंटिटी भी देता है। वो 4 सर्विसेज को अपन बोलता है स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। रिपीट करेंगे, क्या क्या बोला? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। तो ये सिर्फ 4 सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का टैक्सेबल है, बाकी एग्जेम्प्ट है। इसके लिए तुम लोग को ये थियरी में दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 1 देखो ना, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी। याद रखना ये 4 सर्विस ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का टैक्सेबल है, बाकी सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो जब सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो गया तो रिवर्स चार्ज का मैटर ही नहीं आता है, कोई टैक्स ही नहीं आएगा।
तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी ने कोई सर्विस दिया है और वो सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो इट इज टैक्सेबल एंड टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दिया है तो ये टैक्सेबल तो है, अच्छे से सुनना, क्या बोला, ये टैक्सेबल तो है, बट अभी स्पीड पोस्ट फेडेक्स वालों से लोगे तो टैक्सेबल है, स्पीड पोस्ट अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लोगे तो भी टैक्सेबल है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे अगर आरसीएम आ गया तो यार इंडिविजुअल जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से स्पीड पोस्ट का सर्विस लेगा तो वो खुद अगर टैक्स भरने जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से क्यों लेगा? तुम लोग समझा नहीं। तुम लोग को मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए में मैं तुम लोग को स्पीड पोस्ट करके देगा, गवर्नमेंट भी बोलता है कि 100 रुपए में स्पीड पोस्ट करके देगा। अब तेरे लिए तो स्पीड पोस्ट का कॉस्ट सेम हो गया 118, बट अगर आरसीएम एप्लीकेबल है तो टैक्स तेरे को भरना पड़ेगा, मतलब तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो कोई पागल है क्या गवर्नमेंट से सर्विस लेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस दे रहा है तो आरसीएम नहीं आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद टैक्स भरेगा अगर वो सप्लाई टैक्सेबल है तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आरसीएम एप्लीकेबल है, बट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे टैक्सेबल है सिर्फ 4 सर्विसेज जिसपे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद टैक्स भरेगा, मतलब आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। अगर गवर्नमेंट ने सर्विसेज दिया है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, अगर एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगा, रिपेयरिंग, रेंटिंग, व्हाटएवर इट माइट बी, गवर्नमेंट बोलता है कि आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होएगा। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग ने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विस दिया है और अगर वो टैक्सेबल है, से मुंबई से पुणे जाने के लिए अगर नीता वोल्वो का बस है, एसी बस, तो वो टैक्सेबल है और नीता वोल्वो खुद टैक्स भरता है। तो अगर मैं एज अ पैसेंजर नीता वोल्वो के थ्रू जा रहा हूं तो वो बोलता है सर 500 रुपए का टिकट है और जीएसटी हम लोग भरेगा, मतलब मुझे सिर्फ 500 रुपए देने का है, मैटर क्लोज। अब सपोज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एसी बस चालू किया, स्टेट गवर्नमेंट के भी एसी बस पे टैक्स आता है, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि 500 रुपए टिकट का है, बट उस पे जो जीएसटी है ना वो तुम लोग भरना, हम लोग नहीं भरेगा। तो कोई पागल है क्या गवर्नमेंट के बस में बैठेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट का सर्विस दिया और वो अगर सर्विसेज टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग खुद टैक्स भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज सुनना मैं क्या बोल रहा हूं यार, मैं बोल रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, इन लोग ने अगर कोई सर्विसेज दिया है तो वो सर्विसेज टैक्सेबल होता है। क्या बोला? वो सर्विसेज टैक्सेबल होता है। अगर सर्विसेज टैक्सेबल है तो टैक्स कौन भरेगा? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला भरेगा। बट 3 सर्विसेज मैंने बोला, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, ये तीनों सर्विसेज गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को देता है जो टैक्सेबल है। तो जनरल पब्लिक को टैक्स भरने नहीं बोल सकते, इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है कि फॉरवर्ड चार्ज में हम लोग खुद टैक्स भरेगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी सर्विसेज को छोड़ के कोई दूसरा सर्विसेज गवर्नमेंट ने दिया, कोई भी, मतलब कोई भी, अगर वो सर्विसेज टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं बता दो, 1 मिनट सुनो ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले क्या था? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विसेज गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो आरसीएम एप्लीकेबल है, अनरजिस्टर्ड को दिया तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट, वेसल, ट्रांसपोर्ट, अगर इफ टैक्सेबल मैंने लिखा है, इफ टैक्सेबल है तो एफसीएम, मतलब ये डिपार्टमेंट खुद टैक्स भरेगा, नो आरसीएम। दूसरा कोई सर्विसेज गवर्नमेंट ने दिया तो गवर्नमेंट बोलता है किसको दिया है, बिजनेस एंटिटी या नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को दिया तो आरसीएम आएगा, नॉन बिजनेस को दिया तो आरसीएम नहीं आएगा, गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा। बट सब जगह पे मैंने लिखा है इफ टैक्सेबल, बिकॉज एग्जेम्पशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब तुम लोग को समझेगा कि सब सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होता। तो अभी सिर्फ आरसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देगा, कोई भी मतलब एनी अदर, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देगा, अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो आरसीएम आएगा, नहीं तो आरसीएम नहीं आएगा, गवर्नमेंट खुद टैक्स भरेगा। ये बिजनेस एंटिटी वो लीगल वाला ही है, 20 लाख के ऊपर है तो टैक्सेबल, 20 लाख के नीचे तो एग्जेम्प्ट, वो सब सेम ही है। तो यहाँ पे भी तुम लोग बोल सकता है बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर मोर देन 20 लाख। क्या होगा? बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर मोर देन 20 लाख। वापस से रिपीट करूं क्या? गवर्नमेंट ने किसको सर्विसेज दिया है? गवर्नमेंट ने अगर कोई भी सर्विस दिया बिजनेस एंटिटी को तो आरसीएम में बिजनेस एंटिटी खुद टैक्स भरेगा, गवर्नमेंट नहीं भरेगा। बट गवर्नमेंट के 3 सर्विसेज पे आरसीएम नहीं आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल,
ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पैट सर्विसेज, PAT, पैट, ये तीनों सर्विसेज अगर टैक्सेबल है तो टैक्स गवर्नमेंट खुद भरेगा, अपने को भरने का जरूरत नहीं है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल वो लैंड वाला ओबरॉय रियलिटी को दिया, ओबरॉय रियलिटी रजिस्टर्ड है तो RCM एप्लीकेबल होएगा। अगर ओबरॉय रियलिटी रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो FCM में जाता, मतलब गवर्नमेंट खुद टैक्स भरता, RCM एप्लीकेबल नहीं होता। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। सो ये लार्जेस्ट सर्विसेज है गवर्नमेंट सर्विसेज, और ये एक्सक्लूजन तुम लोगों ने यहां से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार रीड करना पॉइंट नंबर 5, नहीं तो समझेगा नहीं। बराबर है, ये बहुत अच्छे से इलॉबरेट किया मैंने, प्लीज ध्यान से पढ़ना यार। ओके, सो सर्विसेज RCM में कवर्ड है या नहीं है? सर्विसेज RCM में कवर्ड है। कौन सा सर्विसेज RCM में कवर्ड है? GTA सर्विसेज RCM में कवर्ड है। अब समझना ना प्लीज, ये बेसिक ऐसा मत पढ़ना GTA कवर्ड है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सर्विसेज नहीं कवर्ड है, जो मैंने तुम लोग को बताया था वो इंडिविजुअल HUF वाला जो अनरजिस्टर्ड है। लीगल सर्विसेज भी RCM में कवर्ड है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ बिजनेस एंटिटी को दिया तो RCM आएगा, नॉन बिजनेस को दिया तो टैक्सेबल ही नहीं होता है। बिजनेस एंटिटी में भी तभी आएगा जब टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। स्पॉन्सरशिप इजी वाला लास्ट में पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट में RCM बोलने के लिए एप्लीकेबल है, बट 3 सर्विसेज में एप्लीकेबल नहीं है। पैट सर्विसेज, पोस्ट, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, बाकी सब में अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो RCM एप्लीकेबल है, नहीं तो RCM एप्लीकेबल नहीं है। रेंटिंग में रजिस्टर्ड आदमी को दिया तो RCM है, नहीं तो RCM एप्लीकेबल नहीं। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोलना चाहूँ। बराबर है। सो एक कॉपी करने का तो करना ना। अपन ने 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3 3 लिखा है मैंने। 4, 5 के लिए तुम्हारा एरो खाली है, वो तीनों लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के लिखना रेड पेन से। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, लिस्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर RCM, लिस्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर RCM, लिस्ट ऑफ सर्विसेज कवर्ड अंडर RCM। बराबर है। फिर ये GTA वाला पॉइंट कॉपी करो ना, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही कॉपी करना, जितना बोर्ड पे उतना कॉपी करना बस। GTA में जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सिर्फ उतना कॉपी करो। GTA सर्विसेज लिखो, उधर से 2 एरो बनाओ और जो लिखा है उतना कॉपी करना प्लीज। लिखा GTA लिखा, ऊपर लिखा 12%, 5%, 12 के बाजू में FCM लिखा, 5 के बाजू में RCM लिखा। FCM का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, FCM का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, इतना लिखा है। अब ये जो लिखा है ना, इफ ऑप्टेड टू पे टैक्स एट 5%, ये जो लाइन लिखा है उधर से 2 एरो बनाना। ऑप्टेड टू पे टैक्स एट 5%, उधर से 2 एरो बनाना। फर्स्ट एरो पे लिखो इफ रेसिपिएंट इज, इफ रेसिपिएंट इज, इफ रेसिपिएंट इज, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, उसके नीचे एक एरो, सिंगल एरो बना के उसी के नीचे लिखना। इफ रेसिपिएंट इज, उसके नीचे लिखना एनी फैक्ट्री, एनी फैक्ट्री। नेक्स्ट लाइन पे सोसाइटी, नेक्स्ट लाइन पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट लाइन पे बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट लाइन पे पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। नेक्स्ट लाइन पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बराबर है। 5% से 2 एरो बनाया, पहले एरो पे बॉडी कॉर्पोरेट ये सब लिखा, उसके नीचे रेड पेन से लिखना, वही एरो के नीचे जो अभी अपन ने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला पॉइंट लिखा, वो पूरे सेगमेंट के लिए नीचे रेड पेन से एरो बना के लिखना RCM एप्लीकेबल, RCM एप्लीकेबल whether the above persons are registered or not, whether the above persons are registered or not, whether the above persons are registered or not।
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा अपन लोग ने ये बॉडी, कॉर्पोरेट, फैक्ट्री, ये सब लिखा बराबर है। राइट हैंड साइड पे लिखना एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, ब्रैकेट्स में एग्जाम्पल इंडिविजुअल एंड HUF, एग्जाम्पल इंडिविजुअल एंड HUF, एग्जाम्पल इंडिविजुअल एंड HUF, और गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल इंडिविजुअल HUF गवर्नमेंट। उसके नीचे एरो बना के लिखना इफ रेसिपिएंट is say individual, then RCM will be applicable, रेड पेन से, only if it is a registered person, RCM will be applicable only if it is a registered person, बराबर है। ब्रैकेट्स में लिखना however if government establishment or government agencies, is registered for the purpose of TDS, then RCM is not applicable. Okay. तो ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज में GTA फर्स्ट पॉइंट लिखा था, ये सेकेंड पॉइंट गवर्नमेंट कॉपी करना ना। बीच में मैंने वो लीगल सर्विस नहीं लिखा है, स्पॉन्सरशिप नहीं लिखा है, वो सब छोटा छोटा है, वो एंड में मिसलेनियस करके एक साथ लिखा दूंगा। ये पहले जो मेन हेडिंग है वो मैं लिखा रहा हूं, तो GTA मैंने लिखा है, और ये सेकंड लिखना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, और ये चार्ट कॉपी करना प्लीज पूरा। इसमें पैट सर्विसेज है, पोस्ट वाला, एयरक्राफ्ट वाला, ट्रांसपोर्ट वाला। तो अगर टैक्सेबल हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज में खुद पोस्ट ऑफिस टैक्स भरेगा, कस्टमर नहीं भरेगा। बाकी कोई सर्विसेज है ये तीनों को छोड़ के, तो बिजनेस एंटिटी को दिया तो RCM आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर गवर्नमेंट ने कोल माइन का लाइसेंस दिया तो वो एनी अदर सर्विस में जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिया तो एनी अदर, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दिया तो एनी अदर सर्विस में जाएगा। तो वो सब लाइसेंस सर्टिफिकेशन जो एनी अदर में जाता है उसमें ये पॉइंट आता है बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने कोल माइन का लाइसेंस के लिए बिजनेस एंटिटी को सर्टिफिकेट दिया, तो अगर वो टैक्सेबल है तो RCM में टैक्सेबल होएगा, एंड सो ऑन। तो वो एनी अदर सर्विसेज में लाइसेंसिंग वो सब आ जाता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बताया। आई थिंक कॉपी किया है। आगे का सर्विसेज नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, बराबर है। सो अभी तक मैंने 3 सर्विसेज पढ़ाया, लीगल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज और एक GTA सर्विसेज। नेक्स्ट आगे एक पार्ट में आ जाएगा, उसमें से एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम जाएगा।